हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 11 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्राडिशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद कोलेजियम सिस्टम, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे नए सीजीआई है वो चुने गए हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे रिमूवल ऑफ गवर्नर। और ये क्यों टॉपिक, क्योंकि अभी रिसेंट में तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर है तो उनके ऊपर काफ़ी खिंची हुई है कि भाई उनको हटाया जाए। और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर अंडर थ्रेट, ये किसका कहना है, यूनेस्को का। तो सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ गवर्नर ही देख लेते हैं। इसमें ना आपका पॉलिटी का भी एक चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट या उससे पहले वाली क्लास के अंदर, कि गवर्नर को चूज़ कैसे किया जाता है ना, और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अब बात करेंगे उनका रिमूवल के बारे में। तो यहीं पे यहाँ तो छोड़ो। हाँ, रिसेंटली अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ प्रपोजल टू रिमूव द तमिलनाडु गवर्नर। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने रिसेंटली क्या प्रपोज किया गया, क्या किया कि भाई गवर्नर जो है तमिलनाडु के, इनको हटाया जाए। इन रिसेंट ईयर्स द बिटरनेस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नर्स हैज़ बीन लार्जरली अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, deadline for proving majority, sitting on the bills and passing negative remarks on the state administration। तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि देखो, गवर्नर है, गवर्नर क्या है ना, किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है कि भाई अगर कोई भी मेजोरिटी में है पार्टी तो उसको क्या कहेगा कि आप आके अपनी गवर्नमेंट बना लो। ठीक है, और फिर अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो फिर किसी भी पार्टी को बोल देगा कि आप है ना अपनी पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाओ और इतने टाइम पीरियड के अंदर मेजोरिटी साबित करके दो। ठीक है, कि भाई आपके पास इतने एमएलए या एमपीज़ हैं। फिर आपको पता ही है, दोनों हाउसेस के अंदर जब बिल पास हो जाता है तो फिर वो एसेंट के लिए किसके पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है। और कई बार गवर्नर है ना उन बिल्स को अपने पास ऐसे का ऐसा रख लेता है, ना उनको रिटर्न भेजता है ना उनको पास करता है, तो अपने पास ही रख लेता है। और कई बार गवर्नमेंट के जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स देते रहते हैं कि भाई ये ढंग से काम वाम कर नहीं रहे। इस चीज़ से जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी खिंच जाती है। Due to this, the governor is referred to with a negative term like an agent of the center, puppet, ठीक है, रबर स्टैम्प। तो इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको कैसे डिनोट करती है कि ये भाई ये तो एक सेंटर के क्या है, प्यूपेट है। ठीक है, उनके एजेंट है, उनके हिसाब से अगर सेंटर गवर्नमेंट जो कहेगी तो उन्हीं के हिसाब से ये चलेंगे। क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा होता है, सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं वो भी बताता हूँ। हाउ कैन द गवर्नर बी रिमूव्ड, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 155 और 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा गवर्नर अपने ऑफिस में काम करेगा। अगर जिस दिन इनका मूड बदल गया प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो गवर्नर को उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। और इनका मूड कैसे बदलेगा, जब सेंटर की गवर्नमेंट का बदलेगा। क्योंकि क्या है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है। तो इस वजह से डायरेक्टली तो कौन हटाता है, प्रेसिडेंट, और इनडायरेक्टली कौन हटाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको आदेश देगी, प्रेसिडेंट को, कि उनको हटाइए। फिर जो प्रेसिडेंट है वो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को के जो गवर्नर है उनको हटा देंगे। वैसे तो बात करें नॉर्मल तो 5 साल की टर्म के लिए गवर्नर को चूज़ किया जाता है, लेकिन जो है गवर्नर को उससे पहले भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एज द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कह रहा था ना कि भाई किसकी एड और एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इस वजह से गवर्नर को अपॉइंट और रिमूव करना एक तरह से इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो जाता है। वट हैपन इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नर, अगर स्टेट और गवर्नर की आपस में नहीं बन रही हो, ठीक है, कोई मुद्दा है उस पर इन दोनों की सहमति ना बन रही हो, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविज़न है, अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देर इज़ नो प्रोविज़न लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द मैनर इन विच द गवर्नर एंड द स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली वेयर देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की और गवर्नर की ना बने, किसी भी मुद्दे पे इनकी सहमति ना बने तो उसको कैसे ठीक किया जाए।
ठीक है। अगर इसको ठीक करना है तो सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें और अपनी अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखें। रूलिंग्स बाय द कोर्ट के द्वारा क्या क्या रूलिंग्स दे रखी है इस मामले के अंदर। एक केस आया था 1981 के अंदर, सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाज नॉट जस्टिसिएबल एज द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट विड्रॉइंग प्लेजर। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट, कि भाई देखो, जो प्रेसिडेंट अगर बोल देगा इसको हटाओ तो उसको आप है ना कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो नॉन चैलेंजेबल है, क्योंकि क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई गवर्नर को इतने टाइम के लिए ही आपको फिक्स रखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई खास प्रोविज़न है नहीं यहाँ पे। तो इस वजह से प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा सकता है। फिर केस आया था बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो ये डॉक्ट्राइन वाला प्लेजर है ना, BP Singhal versus Union of India. The Supreme Court elaborated on the pleasure of the doctrine. It upheld that no limitation or the restriction are placed on the pleasure of doctrine. यहाँ पे क्या कहा गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो जो प्रेसिडेंट का ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं रखा जाएगा, ना ही इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। बट इट डज़ नॉट डिस्पेंस विद द नीड फॉर द कॉज ऑफ विड्रॉवल ऑफ द प्लेजर। यहाँ पे ये बताया गया है कि भैया एटलीस्ट कोई रीज़न तो होना चाहिए वो प्लेजर हटाने का, मतलब कि किसी गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटाने का एक सिंपलेस्ट कोई रीज़न तो होना चाहिए। द बेंच हेल्ड दैट द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द प्रेसिडेंट हैड कंपेलिंग एंड वैलिड रीजन फॉर द रिमूवल, बट इफ़ ए सेक्ड गवर्नर कम टू द कोर्ट द सेंटर विल हैव टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन। कि भाई अगर किसी गवर्नर को आपने हटा दिया, अगर वो पहुंच जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो फिर है ना सेंटर को जवाब देना पड़ेगा कि आपका ये डिसीजन ऐसे हुआ क्यों, क्या रीज़न था इनको हटाने का, तो वो आपको बताना पड़ेगा। रिकमेंडेशन बाय वेरियस कमिटीज़, जितनी भी कमेटी हुई है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारिया कमीशन 1988 के अंदर जो आई थी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को ऐसे ही नहीं हटा देना चाहिए हमको प्लेजर के लिए, भाई ठीक है, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट का मन हुआ तो उसको लगा दिया, मन हुआ तो हटा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार उसको लगा दिया तो उसको पूरे 5 साल के लिए हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई रेयर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि भाई उसको हटाना ही पड़ेगा, तब जाके ये फाइनल स्टेप होना चाहिए हटाने वाला। The procedure for the removal must allow the governor an opportunity to explain their conduct, and central government must give a fair consideration to the such explanation. अगर किसी गवर्नर को हटाया भी जाता है तो उससे पहले गवर्नर को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी बताएगी जो पक्ष है, उसकी जो कंसिडरेशन है, जो बातें हैं, जो एक्सप्लेन उसने किया है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। It was further recommended that the governor should be informed on the ground of their removal, कि गवर्नर को बताना चाहिए कि उसको हटाया क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है उसका हटाने का, ये पता होना गवर्नर का हक है। वेंकट चलैया कमीशन 2002 के अंदर जो हुई थी, इन्होंने भी यही सेम चीज़ें बात कही कि गवर्नर को अलाउ करना चाहिए उनके 5 साल पूरे करने के लिए, ठीक है। इफ़ दे हैव टू बी रिमूव्ड before the completion of their term, the central government should do so only after the consultation with the chief minister. यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि अगर गवर्नर को हटाना पड़े टाइम से पहले तो है ना उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे एक बार को कंसल्टेशन करना चाहिए, उनसे एक बार को पूछना चाहिए कि हम इसको ऐसे ऐसे हटा रहे हैं कि भाई आपको कोई इससे आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं पूंची कमीशन जो कि 2010 के अंदर आई थी। इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये जो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, इस फ्रेज को हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको ना हटा सके, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए। बिकॉज द गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव्ड एट द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से नहीं हटाना चाहिए। देखो अगर ऐसा रहेगा ना तो गवर्नर को डर रहेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनकी बात नहीं मानी तो उसको हटा दिया जाएगा, तो वो अपना जो काम है ना वो निष्पक्षता से कर नहीं पाएगा, ठीक है, अपनी पूरी आज़ादी से वो काम कर नहीं पाएगा।
तो एक तरह से देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ़ है। फ्री एंड फेयर जो डेमोक्रेसी होती है उस चीज़ के खिलाफ ही है, ठीक है। इसको अगर हटाना ही है तो स्टेट के रेजोल्यूशन या फिर लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग ही हटाना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जो कि काफ़ी स्पीड से अभी पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यूनेस्को का क्या कहना है। रिसेंटली स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फाउंड किया है कि जो थर्ड ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जितने भी ग्लेशियर्स ऐड हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर, वो अभी पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो ग्लेशियर क्या है, एक तरह का लार्ज क्रिस्टलाइन आइस का बल्क होता है, मतलब एक बिल्कुल पहाड़ की तरह होता है। जितना वो बाहर दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। स्नो रॉक होती है, सेडिमेंट और वाटर इन सब से मिलके बनता है। और वो क्या है ना, पहले तो बनता है ज़मीन के ऊपर, फिर जैसे ही उसका प्रेशर ज़्यादा, उसके अंदर वेट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या है, नीचे की जो परत है वो क्या करनी स्टार्ट हो जाती है, पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे अपने ही वेट के बेस पे वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ढलान से नीचे उतरता जाएगा और जो भी नीचे वाटर बॉडी है उसके अंदर जाके मिल जाता है। फाइंडिंग क्या है इसकी, द थ्रेट टू ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को थ्रेट किया है। 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके अंदर ग्लेशियर्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि 10% है एरिया किसका, अर्थ का। मतलब अर्थ का जो 10% एरिया है वो फिलहाल किस में है, किस में तब्दील हो रखा है, ग्लेशियर लैंड में, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ के ऐसे पूरे पहाड़ है। दे इंक्लूड द हाईएस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट आ जाता है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो जो अलास्का है या फिर ग्लेशियर्स जो हैं अफ्रीका के अंदर, वो आ जाते हैं। दिस ग्लेशियर्स हैव रिट्रीटिंग एट द एक्सेलरेटेड रेट सिंस 2000 ड्यू टू द CO2 एमिशन विच आर वार्मिंग द टेम्परेचर। जैसे ही CO2 का स्तर बढ़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर क्या है ना, इंक्रीज़ होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। उससे फिर क्या है, ये जितने भी ग्लेशियर है जो बर्फ़ के बने हुए हैं ये पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। देर आर करंटली लूजिंग 58 बिलियन टन्स ऑफ आइस, ठीक है, 58 बिलियन टन आइस हर साल पिघलती जा रही है, ठीक है। द ग्लेशियर अंडर द थ्रेट्स आर, कौन कौन से एरिया के जो ग्लेशियर्स है वो अभी खतरे में, अफ्रीका हो गया, एशिया के हो गया, यूरोप हो गया, लेटिन अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, फिर ओशिनिया। अफ्रीका की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन अफ्रीका विल लाइकली टू बी गोन बाई 2050 तक आते आते जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है अफ्रीका के अंदर रिलेटेड टू ग्लेशियर वो सारी विलुप्त हो जाएंगी। जिसके अंदर क्या है, किलिमंजारो नेशनल पार्क, जो कि 2 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या लग गई थी, आग लग गई थी, ठीक है, फायर लग गई थी। तो उसके अंदर जो ये पूरी जो नेशनल पार्क है किलिमंजारो नेशनल पार्क, और जो ये वहाँ की जो पर्वतमाला है उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री सब बता रखी है, तो वो देख लेना एक बार। फिर उसी में उसके साथ आती है माउंट केन्या। एशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइक ग्लेशियर इन 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि कहाँ पे, चाइना के अंदर। ये सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं अपना जो एरिया है, एंड फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर ऑन द लिस्ट। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे क्या है, पायरेनीज माउंट पर्डू, जो कि कहाँ पे, स्पेन में है, फ्रांस के अंदर, जो कि 2050 तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, सीधी सी बात है कि उससे हमको क्या है, वाटर सोर्स है, ग्लेशियर से हमको पानी मिलता है, ठीक है, जिसको हम डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर या फिर पावर जनरेशन के अंदर हेल्प करता है जो हमको, ठीक है। ग्लेशियर्स आर द पिलर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फीडिंग मैनी इकोसिस्टम्स। व्हेन ग्लेशियर मेल्ट रैपिडली million of people face water scarcity and increase the risk of natural disaster like floods. Million more may be displaced by resulting in the sea levels. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ग्लेशियर ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लग गए तो ज़्यादा पानी आने लग जाएगा नदियों के अंदर ऊपर से, है ना, पर्वत से या माउंटेन से, जितना भी हिमालय वगैरह से ज़्यादा पानी स्पीड से आने लग जाएगा। उससे क्या खतरा होगा, एक तो फ्लड आने के चांस रहेंगे, ठीक है, नदियों के अंदर ज़्यादा पानी होगा तो सीधी सी बात है फ्लड आएगी। और फ्लड आने की वजह से जितनी भी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, हर तरह का हमको नुकसान होगा। और ऊपर से ही वो पानी पीने के लायक भी नहीं रहेगा, वो जाके आगे कहाँ पे, समुद्र वगैरह में नदियों के थ्रू रास्ते होते हुए चला जाएगा, मिल जाएगा, तो किसी के काम का नहीं। तो पानी की भी कमी होगी, जान माल का भी नुकसान हो गया। तो इसको बचाया जा सकता है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर में रहें, उससे ज़्यादा ना बढ़ने दें, तो इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। यहाँ पे दोनों लाइनों में यही बता रखा है। अब बात करते हैं यूनेस्को, जो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ
कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये है क्या। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस दैट इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को, जो कि यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। और किस प्लेस को ऐड करते हैं, जिसका कोई स्पेशल कल्चर हो या फिर उसकी कोई स्पेशल फिजिकल अपीयरेंस हो, है ना, कि भाई कोई बहुत बड़ी पर्वतमाला है तो उसका अपीयरेंस कितना हो गया, बहुत बड़ी है ना, तो वो स्पेशल करेक्टर रखती है उस चीज़ के मामले में। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज मेंटेन बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है और इसको एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके द्वारा। दिस एम्बॉडी इज इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड इट द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर नेचुरल हेरिटेज, जो कि अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1972 के अंदर। फिलहाल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 1100 यूनेस्को साइट्स हैं, ठीक है, 167 मेंबर कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। 2021 के अंदर लिवरपूल मैरीटाइम मैरीकेंटियल जो सिटी थी यूनाइटेड किंगडम की, उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लॉस हो गया था बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। 2007 की बात करें तो यूनेस्को ने एक और एरिया को, एक और सेंचुरी को हटा दिया था, जो कि थी अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी, जो कि ओमान में थी। वो क्यों हटाई, क्योंकि वहाँ पे पोचिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गया था। और साथ ही एल्बे वैली, जो कि कहाँ पे, ड्रेसडन जर्मनी के अंदर 2009 के अंदर इसको भी हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे भी कोई रोड वगैरह था, ब्रिज वगैरह था, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया गया था, किस पे, एल्बे रिवर के ऊपर, जिससे जो वहाँ की जो वैली है उसको काफ़ी नुकसान पहुँच सकता था। तो इस वजह से ये इनके अपने कुछ क्राइटेरिया है। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड होने के अपने कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, उस लिस्ट से आपको हटा दिया जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 3691 मोनूमेंट्स हैं और साइट्स हैं लाइक 3691, जिसके अंदर से 40 जो साइट्स ऐसी है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर है, जिसमें कि ताजमहल आ जाता है, अजंता की केव्स आ जाती है, एलोरा की केव्स आ जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल साइट्स लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे, असम के अंदर। फिर हड़प्पन सिटी धोलावीरा, जो कि कहाँ पे, गुजरात के अंदर, जो कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। फिर रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, जो कि 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, और ये केवल इंडिया का पहला ऐसा पार्ट है जो कि ऐसा, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक तरह से मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। फिर बात करते हैं 2002 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने नॉमिनेट किया था जो सेकेड एनसेम्बल्स होते हैं होसेला टेम्पल। एसेम्बल्स क्या होते हैं, जो टेम्पल्स के बाहर है ना, डिफरेंट देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, मोन्यूमेंट्स टाइप के, वो उकेरे होते हैं दीवार के अंदर, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एनसेम्बलेंस। उनको कंसीडर किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इनको नॉमिनेट किया जाए 2022-23 के ईयर के लिए। अब बात करते हैं कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट्स कोलेजियम सिस्टम। जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने अभी क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है, जिसके अंदर जज को क्या करा जाता है, अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या डिफरेंट जजेस हो गए, उनको इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। तो उस सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। आर्टिकल 124 टू 217, 124 का क्लोज 2, वो किससे रिलेटेड है, टू द अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, और 217 हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। कोलेजियम सिस्टम है क्या और कैसे इवॉल्व हुआ? इट इज़ द सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज दैट हैव इवॉल्व थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कोलेजियम सिस्टम क्या है, इसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट भी होती है इसी के थ्रू और उनका ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है। और ये है ना, इसके अंदर चेंजेस कैसे आए हैं, टाइम टू टाइम जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई है उन्हीं से सीख लेके इसके अंदर थोड़े थोड़े टाइम के साथ चेंज करते गए, ना कि कोई पार्लियामेंट की एक्ट के थ्रू किसी भी जज का कोई भी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं होता, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसके थ्रू जजेस किसी तीसरे जज को अपॉइंट करें। तो देखते हैं पहला जज केस जो कि 1981 में आया था,
यहाँ पे क्या डिक्लेयर करता है कि जो प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर द कंजेंट रीजन। तो मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लो सुप्रीम कोर्ट जज ने किसी को अपॉइंट कर लिया, रिकमेंड कर दिया कि इसको आगे अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, उसको मना कर दिया गया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसको फिर है ना 12 साल तक ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहा। फिर सेकंड जज केस आता है 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कोलेजियम सिस्टम को, ठीक है। तो कोलेजियम सिस्टम में क्या होगा कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट एडिड दैट इट वॉज नॉट द CJI's इंडिविजुअल ओपिनियन। इंडिविजुअल मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका अकेले का ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि भाई वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दे या किसी का भी नाम आगे फॉरवर्ड कर दे। इसके लिए आपको 2 सीनियर मोस्ट जजेस की और साथ में कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर थर्ड जज केस आया 1998 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस, प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे अंडर आर्टिकल 143 उन्होंने कोलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया। पहले 2 थे, फिर उसको 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया। पहले मतलब उस टाइम पे कितने हो गए थे, 3, 2 तो सीनियर मोस्ट जज और एक CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और यहाँ पे भी क्या था, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जज, तो ये टोटल 5 मेंबर्स की बॉडी होगी। इसको हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और साथ ही उनके 4 जज सीनियर मोस्ट जज होते हैं। हाई कोर्ट का कोलेजियम किसके द्वारा लीड किया जाता है, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके द्वारा और उनके 2 सीनियर मोस्ट जज के द्वारा। जज ऑफ द हायर जुडिशियरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। केवल कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही उनको अपॉइंट किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता स्टार्टिंग में, बस गवर्नमेंट को नाम लिख के दे दिए जाते हैं जिसमें से गवर्नमेंट को कोई एक चूज़ करना होता है। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी के दूसरे जजेस को। एज फार एज द CJI इज़ कंसर्न, द आउटगोइंग CJI रिकमेंडेड हिज सक्सेसर। तो कि भाई जो अभी के फ़िलहाल के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो आगे जो होने वाले, जो आगे इनकी जगह लेने वाले, उनका ये रिकमेंड नाम करते हैं किसको, जो आगे की मिनिस्ट्री है। और वहाँ से फिर वो नाम कहाँ पे पास होके कहाँ पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट उस बंदे को, उस इंसान को अपॉइंट करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि सीनियरिटी मेंटेन की जाती है, जो सबसे सीनियर जज होता है वही आज तक क्या बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। बाकी जजेस की बात करें तो उनका जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। CJI कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कोलेजियम मेंबर एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग। तो यहाँ पे क्या है ना, अदर हाई कोर्ट्स के अगर इनको कोई चूज़ करना है तो क्या करेंगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो इनकी कोलेजियम है, जो बाकी के 3-4 जज हो रहे, उनके साथ ये मिलके डिसाइड करेंगे कि इस बंदे को चुनना चाहिए या नहीं। और फिर अगर जिस स्टेट के लिए ये चुन रहे हैं तो वहाँ के जितने भी सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, तो उनसे भी साथ में कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद उस कंसल्टेशन को राइटिंग के अंदर लिख के और फाइल के अंदर डाल के आगे क्या कर दिया जाता है, लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड कर दिया जाता है। और फिर लॉ मिनिस्टर कहाँ को, किसको रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को। एडवाइस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की और उनकी काउंसिल ऑफ मेंबर्स की। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। कि जो बाहर की, जो अगर किसी स्टेट के अंदर मान लो हरियाणा के अंदर कोई चीफ जस्टिस को बैठाना है, ठीक है, तो उसको अदर स्टेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। द हाई कोर्ट जज आर रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम comprises the Chief Justice of India and 2 senior most judges. Okay, the proposal however is initiated by ongoing Chief Justice of High Court. ये प्रोसेस किसके द्वारा इनिशिएट की जाएगी, जो हाई कोर्ट के जो प्रेजेंटली चीफ जस्टिस है उनके द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन इनिशिएट करता था इसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे। फिर उन रिकमेंडेशन को चीफ मिनिस्टर को भेजा जाएगा और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेंगे और वो फिर आगे किसको एडवाइस करेंगे, आगे किसको प्रपोजल भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द कोलेजियम सिस्टम, की कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। द कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर फ्यू जज अपॉइंट द रेस्ट इन द सीक्रेसी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना
कि भाई जुडिशियरी सिस्टम को एग्जीक्यूटिव सिस्टम से बिल्कुल हटा दिया गया, ठीक है। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है, ठीक है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो जुडिशियल जितने भी जजेस हैं अपनी कॉलेजियम के साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि आगे का चीफ जस्टिस कौन होगा, और ये बिल्कुल सीक्रेटली किया जाता है। ना इसके लिए कोई डेट मेंशन की गई है कि किस दिन ये मिलेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगी, तो ऐसा कोई प्रोसेस भी डिफाइन नहीं है। चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, हाँ हो सकता है कि भाई किसी जज को कोई भाई अच्छा लगता हो तो वो उसको उसका नाम फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई वैलिड प्रोसेस तो है नहीं कि जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके भी भाई ये इंसान क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है या नहीं। तो नॉन ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से होती है। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। व्हाट आर द अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम को ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हटाने के लिए है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, जो कि 99th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 के अंदर। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, जो कि है एक्स्ट्राडिशन का, ठीक है। अब ये हमारा एक अनमोल रत्न है और एक दूसरा भी है जिसका नाम आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। कुछ छोटे मोटे और रत्न हैं जो भारत से बाहर जा चुके हैं, जिनको यहाँ पे वापस लेके आना है, ठीक है, कैसे भी करके। तो ऐसे ही ना, इसके अंदर एक का तो हो गया ऑर्डर, ये रत्न भारत में आने वाले हैं। इनका नाम है संजय भंडारी। यूके के कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया गया है कि इनका एक्स्ट्राडिशन होगा, ठीक है, कि मतलब इनको वापसी इनके देश भेजा जाएगा। तो एक्स्ट्राडिशन है क्या, इसको डिफ़ाइन करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि इट इज़ अ डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू द अनदर दोज होम इट इज़ डिजायर टू डील विद फॉर द क्राइम्स विच दे हैव बीन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड और जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ अदर स्टेट। तो मतलब ये है कि इन्होंने, ये इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ये इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, ये, और इसने इंडिया के अंदर फ्रॉड कर दिया और ये भाग गया दूसरे देश में। अभी इसके खिलाफ इंडिया के अंदर केस भी चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर कन्विक्टेड भी है, ये वो साबित भी हो रखा है कि हाँ भाई इसने ऐसे घोटाला करके भाग चुका है। तो इंडियन गवर्नमेंट जिस देश के अंदर ये भागा है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करेगी, रिक्वेस्ट डालेगी कि इस इंसान को हमको वापस भेज दो, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखेंगे, पूरा पेपर वगैरह और जितने भी सबूत वगैरह होते हैं, ठीक है, एविडेंसेस वगैरह होते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ की गवर्नमेंट इनको क्या है ना, एक्स्ट्राडिशन के लिए ऑर्डर दे देगी कि हाँ भाई आप इसको हमारे देश से वापस लेके जा सकते हो। और इसके लिए स्पेशल बात ये है ना कि जो एक्स्ट्राडिशन के लॉ हैं वो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा साइन होने चाहिए, तभी आप इनको लेके जा सकते हो। और ऊपर से कुछ क्राइटेरिया है एक्स्ट्राडिशन के, अगर ये वो फुलफ़िल करते हो तभी आप इसको वापस लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर एन एक्यूज्ड कैन बी इनिशिएटेड इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोई केस अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो वहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या फिर अंडर ट्रायल चल रहा हो, या फिर कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल हो तो उसके खिलाफ भी डाल सकते हो। इन केस अंडर इन्वेस्टिगेशन अबंडेंट प्रोसिक्यूशन have to be exercised by the law enforcement agency to ensure that it has prima facie evidence, कि भाई इनके पास ऐसे एविडेंस है जो एलिगेशंस को सस्टेन करते बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन द फॉरेन स्टेट्स, कि जो दूसरे देश की जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर ये साबित हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा एक्यूज्ड है और इसके खिलाफ ये जितने भी एविडेंसेस हैं ये भी करेक्ट है और इसको वापस भेजना ज़रूरी है। द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 प्रोवाइड इंडियाज़ लेजिस्लेटिव बेसिस फॉर द एक्स्ट्राडिशन, कि भाई इंडिया को इस एक्ट के द्वारा ही ये पावर मिलती है कि हम किसी दूसरी कंट्री से, हमारे देश से अगर कोई भगोड़ा है तो उसको वापस लेके आ सकते हैं। उसके लिए सेम टाइप की एक्ट्स उन्होंने भारत के साथ क्या है ना, साइन की हुई होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वही सब बताया गया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह इसको संभालती है, द काउंसलर, द पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल नोडल अथॉरिटी दैट एडमिनिस्टर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट एंड प्रोसेस द इनकमिंग एंड आउटगोइंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट्स। द एलिज्ड ऑफेंडर मे नॉट बी एक्स्ट्राडिक्टेड बाय द रिक्वेस्टिंग स्टेट इन द फॉलोइंग केसेस, कि भाई अगर हमने किसी को वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी,
ठीक है, और वो हो गई खारिज। तो खारिज क्यों हुई? क्योंकि शायद हम कुछ जो क्राइटेरिया थे वो फुलफ़िल नहीं करते थे। जैसे कि उसमें सबसे पहला क्या हो सकता है, क्या पता हमने उस देश के साथ, उस स्टेट के साथ ऐसी कोई ट्रीटी साइन ही ना कर रखी हो जिसके अंदर हम ऐसे अपराधियों का क्या है ना एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन इज़ जनरली लिमिटेड टू क्राइम्स। कुछ ही क्राइम्स के उपलक्ष्य में आप है ना लोगों को ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो एक स्टेट से दूसरी के अंदर, जिसके अंदर क्या है, एक तो मिलिट्री का कोई भी ऐसा सीन ना हो, ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी क्राइम ना हो, या फिर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप वो वहाँ से वापस नहीं लेके आ सकते। टेररिस्ट ऑफेंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो इंडिया से उसका काफ़ी गहरा रिलेशन होना चाहिए, तभी शायद वो एक्स्ट्राडिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है। फिर ड्यूअल क्रिमिनलिटी, मतलब कि इंडिया के अंदर भी इसने कांड कर दिया और वहाँ पे भी जाके कांड कर दिया, तो वो जिस देश के अंदर है तो सीधी सी बात है वो पहले बेनिफिट उठाएंगे और उसको जेल में डाल देंगे, सूद देंगे फिर अच्छे से। एक्स्ट्राडिशन में भी डिफाइंड व्हेन द ड्यू प्रोसेस इज रिक्वायर्ड बाय एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 इज़ नॉट फॉलोड। अगर इस एक्ट को अच्छे से नहीं फॉलो किया गया तब भी आपका एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस क्या है, खारिज हो सकती है। ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसी रही, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिएगा प्लीज़, ये काफ़ी हेल्प करता है मुझे। और साथ में इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के पेज पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।